अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहती है और मोशन में हो तो वो मोशन में रहती है, जबकि उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। उन फोर्सेस का असर उस बॉडी के ऊपर नहीं होता। अब इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम इन तीनों टाइप्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेबल क्या होता है। स्टेबल ऐसी सूरत होती है जिसमें बॉडी अपना शेप बरकरार रखती है। अनस्टेबल में क्या होता है कि वो एक दफ़ा जिस शेप में आ जाती है वहाँ से हिलने के बाद वो दोबारा उस शेप में कभी भी नहीं आती। वो होती तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो वो फिर दोबारा स्टेबल नहीं हो सकती। जिस तरह आपको यहाँ पे कोन नज़र आ रही है, एक कोन बेस पे है तो ये स्टेबल है, और जो ये उल्टी खड़ी हुई है ये अगर डिसबैलेंस हो गई तो दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये न्यूट्रल है क्योंकि ये ना सीधी होगी ना उल्टी, सिर्फ ये पलटती जाएगी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, सेम पोजीशन में रहेगी लेकिन दूसरी जगह पे ना। सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट स्लाइटली डिस्टर्ब। एक बॉडी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है जब वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए, हल्का सा डिस्टर्ब होने के बाद। अगर आप उसको ज़रा सा धक्का लगाएं जैसे बुक है, ज़रा सा ऊपर उठाएं वापस छोड़ दें तो दोबारा वो नीचे चल जाएगी। व्हेन अ बॉडी विच इज़ अनस्टेबल इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, रॉड बना हुआ ब्लैक रेड कलर का, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लेकिन जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपने सेंटर पर चला जाता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है वो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्योंकि ये रखी हुई है। अब अगर आप इसको ज़रा सा उठाएंगे तो ये वापस नीचे ही गिरेगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, हत्ता कि आप इसे उठा के कहीं और ना रख दें, वो एक अलग सूरत है। इसको डिस्टर्ब करने पे इसकी जो है पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। डाउन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि यकीनन किसी न किसी चीज़ पे रखी हुई होगी, तो नीचे की जानिब ये नहीं मुड़ेगी। अब आता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है as body is said to be in unstable equilibrium, it does not come back to its original position when it's slightly disturbed। अगर बॉडी को ज़रा सा डिस्टर्ब किया जाए तो कभी भी अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। ठीक है, ये पेंसिल खड़ी है, बड़ी मुश्किल से सेट हुई होगी, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर देंगे ज़रा सा तो ये गिर जाएगी, दोबारा इसको खड़ा करना बहुत मुश्किल है, खुद ब खुद ये नहीं आएगी वापस सीधी। व्हेन अ बॉडी विच इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाता है? नीचे। स्टेबल में क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाता है? ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको पेंसिल में नज़र आ रहा है एक रेड ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो चेंज होने लगता है। कहाँ जाने लगता है? नीचे की जानिब, क्योंकि पेंसिल जो है अब ये नीचे गिर जाएगी तो ये वापस कभी भी पलट के नहीं आएगी। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा है उसको वापस नीचे खींचा जाएगा, इसीलिए वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। लेकिन जिसका नीचे जा रहा है उसको ऊपर कौन खींचेगा? क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है, तो आपको खुद ही उठा के इसको ऊपर करना होगा। अब आपके पास आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज प्लेस्ड इन सच अ स्टेट दैट इफ इट डिस्प्लेस देन नाइदर इट टॉपल ओवर नॉर डज इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ना वो अपनी जगह पे घूमती है या एक दूसरे के ऊपर आती है, ना ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है। देन सच स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। जैसे कि कोई बॉल रोल कर रही है, बॉल रोल कर रही है, बॉल तो वैसे ही नजर आएगी लेकिन वो अपनी जगह चेंज कर रही होती है। पहले यहाँ थी बॉल, अब वो आगे चलेगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अपनी पोजीशन, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉल का दोनों सूरत में बीच में आ रहा है। व्हेन अ बॉडी विच इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाइदर राइज नॉट लोअर। ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ता है ना ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटा होता है, बट इट रिमेन एट द सेम हाइट। एग्जाम्पल रोलिंग बॉल, जिसकी एग्जाम्पल क्या है? रोल करती हुई बॉल। बॉल रोल कर रही है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, दोबारा अपनी बैक पोजीशन पे खुद ब खुद नहीं आ सकती। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे मैंने आपको तीन स्टेट बताई, एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है और एक न्यूट्रल। स्टेबल में क्या होता है कि बॉडी अपनी जगह पे वापस आ जाती है अगर आप उसको ज़रा सा डिस्टर्ब करें। अनस्टेबल में क्या होता है? ऐसी बॉडी होती है जो बहुत मुश्किल से बैलेंस हुई होती है, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो वो दोबारा बैलेंस नहीं होती। न्यूट्रल में क्या होता है? बॉडी अपनी जगह को एक ही शक्ल में रहते हुए अपनी जगह को चेंज करती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। यहाँ पे आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की एक और एग्जांपल दी हुई है, आप गौर से देखिए इसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 एंड 10। आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। क्या कह रहे हैं? ये क्या है जी? फोर्स है 25 न्यूटन। ये एक्ट ऑन अ बॉडी इफ मूवमेंट आर्म कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, डी को 2 मीटर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। हमें क्या मालूम करना है? टॉर्क। तो मैं इसका डेटा बना रही हूँ
पहले आपको दी हुई है फोर्स 25 न्यूटन की, मूवमेंट आर्म को हम डी कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। ये आपका है 2 मीटर्स। आपने मालूम करना है टॉर्क। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आप सोल्यूशन लिखें और जस्ट टॉर्क का फॉर्मूला लगाइए। न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है। वी नो दैट टॉर्क होता है F क्रॉस D। F आपको दिया हुआ 25 क्रॉस 2, 25 2 जा 50, ये हो गया टॉर्क। फोर्स का न्यूटन और D का मीटर, लेकिन इसके बीच में डैश आता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के बीच में डॉट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डैश आता है। दैट इज योर आंसर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर। मैं सिर्फ डेटा बना रही हूँ, उसका आप खुद करेंगे। एक डोर पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो 4 मीटर है, ये आपका D है। विच रिक्वायर्ड अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। ये आपको टॉर्क दे दिया। व्हाट विल द मिनिमम फोर्स, आपसे पूछा जा रहा है फोर्स, ठीक है। डेटा D लिखा, टॉर्क लिखा और फोर्स मालूम करना है। अब आपने क्या करना है, जो भी D की वैल्यू होगी यहाँ पे वो ले जाके टॉर्क से आप डिवाइड कर देंगे, आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, 30 आंसर आएगा। इसका आंसर भी 30 न्यूटन है। ये आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। What is the moment of couple of 10 Newton force acting extremity of a road 5 meter long? Shown. How can this couple be balanced? अब ये कपल वाला, मैंने आपको कपल वाला टॉपिक समझाया था और मैं आपको बताती हूँ उसका फॉर्मूला। सबसे पहले कपल का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ कपल, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर फोर्सेस। FAB हमने ड्राइव किया पूरा, OB को प्लस करके FAB निकाला था, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, वी नो दैट करके लिख दिया मैंने पहले ही, बताने के लिए कि हमें इसे डेटा कैसे बनाना है। आपको दिया हुआ है F, आपने मालूम क्या करना है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ कपल, फोर्स आपकी 10 न्यूटन। तो आप डेटा बनाइए, 6.2 का ये हमारा डेटा है। आपको फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। लाइन एक कम है तो मैं बराबर में लिख रही हूँ। और आपको डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 5 मीटर है। डिस्टेंस पूरा AB, ये OA नहीं दिया हुआ है आपको, पूरा OB दिया हुआ है। कितना है ये, 5 मीटर, ठीक है। मिड से लेके एंड तक पूरा 5 मीटर है। OA और OB दोनों मिला के AB दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैंने पूरा AB ले लिया। हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस, कपल आप बाद में बताएंगे। डेटा में आपने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ कपल। F आपका है 10, AB है आपका 5, 10 5 जा 50। और कपल का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन मीटर। कपल कैसे बैलेंस होता है, कपल कैन बी बैलेंस बाय इक्वल एंड अपोजिट कपल। सही है। दिस कपल कैन बी बैलेंस बाय अ कपल ऑफ -50 न्यूटन मीटर। इक्वल है, अपोजिट है, ठीक है। यही आंसर है इसका। ये तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन, यहां से लेके यहां तक आप लिख देंगे, ठीक है। दिस कपल से, क्योंकि आपसे पूछेगा हाउ कैन बी दिस कपल बैलेंस, ये कपल कैसे बैलेंस होगा। अब ये देखिए, ये आपको एक पुली दिया हुआ है जिसमें 2 मासेस हैंग हैं। 2 10 kg masses are suspended at the two end of a rope which passes over frictionless pulley. The pulley is attached to a chain goes to the ceiling as shown in figure. What is the tension in the rope and the chain? आप रूप की भी टेंशन बताएंगे और चेन की भी टेंशन बताएंगे। देखिए बेटे, इसकी जो रूप की जो टेंशन है वो हम केस 1 से निकालेंगे। केस 1 का टेंशन का फॉर्मूला लेंगे, M1 M2 वाला। दोनों 10 kg है, ठीक है। 10 kg मासेस, इसमें भी 10 kg आएगा।
दोनों का मास सेम है, हमें इसका क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है रूप में। रूप की टेंशन हम केस 1 से निकालेंगे और इसकी टेंशन हम इसके टोटल मास से निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द डेटा। पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। मास आपके पास दो हैं, M1 और M2। ठीक है, पहले मैंने लिखा 6.4 डेटा M1 M2 आपको दिया हुआ है 10 kg, ये भी 10 kg। ठीक है, इसके बाद आपको टेंशन मालूम करनी है, टेंशन इन रूप और टेंशन इन चेन। ठीक है, टेंशन इन रूप के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, फिर मैंने लिखा वी नो दैट, वी नो। जब दोनों बॉडी वर्टिकली हैंग होती हैं तो टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 या आप 9.8 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 है आपका, 10 m1 है, 10 m2 है, ये आपका 9.8 है g। m1 प्लस m2 10 और 10 प्लस हो जाएगा नीचे हो गया आपका 20। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 98, 2 10 20 और ये हो गया 98। देखिए 20 से 20 कट, टी आ गया आपका 98 न्यूटन। ठीक है, ये आपका टेंशन इन रूप है जो हमने केस 1 से निकाला है। ठीक है, केस 1 का फॉर्मूला लगाया है आपने, अगर डेरिवेशन की हो केस 1 की जो हमने टेंशन वाले केस में की थी, तो ये केस 1 था, दोनों बॉडी हैंगिंग वर्टिकली है और इसमें टेंशन ये होगी, टेंशन इन रूप में। ठीक है, अब जो सीलिंग है, सीलिंग की बात करें तो सीलिंग पे क्या टेंशन आ रही है, सीलिंग पे फुली लटकी हुई हो या आप खुद लटक जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ वेट मिल रहा है ना, टेंशन इन चेन। इसको क्या फर्क पड़ता है कुछ भी लटका हुआ हो यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो टेंशन का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू mg, मगर ये m टोटल होगा पूरे चेन का, जितना भी मास आ रहा है। मास चेन पे कितना आ रहा है, 10 और 10 20, तो आप लिखेंगे टोटल मास। पहले क्या निकालेंगे, टोटल मास। टोटल मास आपका Tm है, m1 प्लस m2, m1 भी 10 है, m2 भी 10 है, ये हो गया 20 kg। ठीक है, आपका टोटल मास हो गया 20 kg। नाउ आप टेंशन निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 9.8 का 20 से मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 98 हो गया। 2 8 16, 1 कैरी आया, 2 9 18 और 196 न्यूटन टेंशन इन चेन। ये आपकी टेंशन इन चेन है। ठीक है, 196 न्यूटन। ये आपके चारों न्यूमेरिकल हो गए, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप, अब मैंने आपको 1 से लेके 6 तक चैप्टर करा दिए हैं। मैं आज आप लोग को असाइनमेंट दे रही हूँ और ये आपको अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि 1 से लेके 6 तक के चैप्टर का 10 ईयर आप सॉल्व करके सबमिट करवाएंगे। डेट आपको मैडम बताएंगी और वो मैं चेक करूंगी, और जिन बच्चों के चेक होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल कर लिए हैं आप उनको प्रैक्टिस में लीजिए और उसका 10 ईयर जरूर सॉल्व कीजिए। जो आपकी बुक में और आपकी कॉपी में आपको कराएं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 10 ईयर में आते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप वो करें और 1 से लेके 5 तक के चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो लूज पेजेस में करके सबमिट करवाएं, ताकि मैं उन्हें इजीली चेक करके आपको सबमिट करवा सकूँ, वापस रिटर्न कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।